नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार 2022 के लिए जो एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेंट है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि लगातार ऐसे एस्पिरेंट के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर इस पर एक रणनीति पर वीडियो बनाई जाए ताकि उनको एक दिशा मिले। और विशेष तौर पर मेरा लेसन बनाने का मकसद है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिले। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लगातार नए नए नोट्स सेंड करता रहता हूँ। मेरे आंसर राइटिंग के जो मॉक टेस्ट है वो भी मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो यूपीएससी स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़। आप टेलीग्राम पर सर्च करो, आपको उसका लिंक मिल जाएगा या चैनल मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको लिंक को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेसन बहुत ही रोचक होने वाला है और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हम इस पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बाकी इसके बाद में भी आप लोगों की कोई भी क्यूरीज रहती है, कोई भी आप लोगों की दुविधा रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन डालना। मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, रणनीति पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना चाहिए कि सिलेबस डाउनलोड करो। कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे 2020 का यूपीएससी का नोटिफिकेशन आप गूगल टाइप करना, यूपीएससी सीएससी 2020 नोटिफिकेशन, या अभी 21 का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप जो पीडीएफ है उसमें से आप ये कर सकते हो कि प्रिंट आउट ले लो वहाँ से। सिलेबस का प्री मेंस और इंटरव्यू का आप सिलेबस का आप प्रिंट आउट लेना आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सिलेबस का आपको प्रिंट आउट लेना है। हो सकता है ऑनलाइन साइट पे कहीं भी आप सर्च करो, आपको सिलेबस इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको तीनों स्टेज के प्री मेंस और इंटरव्यू का आपको सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लेना है कहीं से भी। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि आपको है ना सिलेबस बहुत ही धैर्य के साथ में एक बार वाइजली उसको देखना है। और बाद में ये कोशिश करनी है कि अपने सिलेबस को अपनी टेबल पर रखो सामने या दीवार पर चिपका के रखो। और कम से कम उसको 10 बार 20 बार ऐसा पढ़ो कि आपको सिलेबस की एवरी पॉइंट है ना माइंड में छप जाए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि एक तो ये कि सिलेबस से आपको आउटसाइड नहीं जाना है। जैसे कोई आप बुक पढ़ रहे हो, अब जैसे हम कोई भी एक बुक पढ़ते हैं तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक्स में चैप्टर बहुत सारे हैं तो सभी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ने हैं। दूसरी हमारी तैयारी का जो आधार होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। अब देखो, प्री के जो पेपर हैं हिंदी मीडियम में, आपको अरिहंत की प्रीलिम्स की अच्छी बुक मिल जाएगी। बहुत सारे हैं लेकिन लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को अच्छा लगे तो वो कर सकते हो कि एक प्रीवियस ईयर के 20 या 25 ईयर के आपको एक गाइड होनी चाहिए आपके पास, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें सोल्व किए हुए होने चाहिए। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा मेंस के आप सोल्व जो आंसर है वो हिंदी मीडियम में एक दृष्टि की आइस के आते हैं, और बाकी तो है नहीं। बाकी अनसोल्व पेपर भी आपको रखने हैं। प्री और मेंस के सोल्व और अनसोल्व पेपर आपको अपनी टेबल पर रखने हैं, चाहे वो जीएस के हो या आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके हो। तो उसको टेबल पर सबसे बड़ा काम ये होता है कि तैयारी का ये होता है 10 से 20% पार्ट ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन उनको सिलेबस पता नहीं होता, प्रीवियस ईयर के पेपर भी नहीं पता होते हैं। तो फिर वो किसी अन्य कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं, कोचिंग वाले भी उनको अपने जाल में फंसाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर उनका समय बर्बाद होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं आप लोगों को सलाह नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी में, आजकल आप देख रहे हो न्यू एस्पिरेंट जो आ रहे हैं, काफ़ी एस्पिरेंट है जो कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो एक तरह से फ्री कोचिंग हो गई। आप कहीं भी टेलीग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप इजीली फ्री में रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है कि वो इकोनॉमिक रूप से कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो उनके लिए तो सेल्फ स्टडी एक अच्छा माध्यम है। हो सकता है सभी करते हैं। मैंने भी जीएस के और निबंध में कहीं ज़्यादा कोचिंग नहीं की है। कुछ पोर्शन जैसे सीसेट मेरा वीक था तो मैंने कुछ कोचिंग कर ली, या इकोनॉमिक्स मेरा इतना अच्छा नहीं था तो जैसे मुंडाल सर की वीडियो देख लिए। और बाकी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो खुद से ही जीएस में किया जा सकता है, इतना कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। बाकी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। देखो, हिंदी मीडियम में एक समस्या आजकल हम देख रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कहीं न कहीं हमारी रैंक डिसाइड करते हैं। जैसे मेरा अपना अनुभव बताना चाहूँ तो 4 बार मेरा जो
ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी था, लेकिन अब मैंने ज्योग्राफी छोड़ दिया है। ज्योग्राफी क्योंकि लगातार मैंने बहुत अच्छे प्रयास किए थे, ऐसी बात नहीं मैंने उसमें मेहनत नहीं की थी, लगातार मेहनत की थी, लेकिन मेरा स्कोर लगातार वही 250 के आसपास आ रहा था। जबकि इसकी तुलना में जो एस्पिरेंट या मेरे जो साथी थे, जो हिंदी लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट था, उनके मेरे से मतलब हमेशा 50-60 नंबर ज़्यादा आए हैं। तो इस बार मैंने भी अपने दोस्तों से मतलब प्रेरित होकर और काफ़ी मार्केट को रिसर्च के बाद में काफ़ी मुझे अनुभव भी है इस चीज़ का, तो मैंने हिंदी लिटरेचर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है। अब बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप मतलब कौन-सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो, लेकिन मेरी एक सलाह होगी, अभी हिंदी मीडियम में ना हिंदी लिटरेचर से सेफ कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है और आप चाहो तो मार्केट में रिसर्च कर सकते हो, सिलेक्शन रेशियो देख सकते हो, मार्किंग पैटर्न देख सकते हो। और ज्योग्राफी के बारे में मेरा जो 4 बार का अनुभव है, उसमें कहना चाहूँगा, ज्योग्राफी हिंदी मीडियम के लिए उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आप उठा के देख लेना। 1-2 स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने देखे हैं। लास्ट ईयर भी मेरे जो दोस्त हैं उनके 300 प्लस एक स्टूडेंट के गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर वापस उनके मतलब 220-25 पर आ गए हैं मतलब। तो ज्योग्राफी है ना, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आती है। और दूसरी बात आती है कि इंग्लिश मीडियम में भी ज्योग्राफी अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम में उतना अच्छा नहीं कर रहा है। अब उसके जो भी रीज़न है उनके रीज़न में हम नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात मेरी ये सलाह रहेगी न्यू एस्पिरेंट की जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये मेरी ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं आप लोगों को थोपना नहीं चाहता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज्योग्राफ़ी की बजाय हिंदी लिटरेचर एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी अभी हिंदी मीडियम में जैसे हिंदी लिटरेचर के अलावा हिस्ट्री की बात करें तो अच्छा अभी मतलब स्कोर हो रहा है, हिंदी हिस्ट्री से भी लगातार सिलेक्शन हो रहा है, तो हिस्ट्री के मतलब अच्छा है। जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वो मतलब सेफ है अभी, उनका सही स्कोर जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस भी अभी ठीक-ठाक मतलब स्कोर कर रहा है। लेकिन बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, ना उनके बारे में मेरे पास ऐसे डाटा है जिनको मैं सजेस्ट कर पाऊँ। बस मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि ज्योग्राफी की तुलना में हिंदी लिटरेचर बढ़िया है और सेफ है। तो आप सब्जेक्ट को भी वाइजली चूज़ करना। और मतलब फिर इसमें हिंदी लिटरेचर में पढ़ना क्या होता है, इसके मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि किसी एक ही कोचिंग के आप नोट्स मार्केट से पढ़ सकते हो। आप सब लोगों को पता है कि किस कोचिंग के पढ़ने में, उतना बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, ज़्यादा कोचिंग का प्रचार भी नहीं करना है, तो सिंपली सबको पता है। बाकी आप ना हिंदी लिटरेचर की आप अभी, मैं तो खुद सब्जेक्ट अभी नया लिया है मैंने, लेकिन मेरी जो सलाह है कि आप ना यूट्यूब पर जो हिंदी लिटरेचर में टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करना, जैसे निशांत सर की है या गंगा सिंह आईएएस सर की है या मतलब प्रदीप द्विवेदी है, उनकी आप जो टॉपर्स की हिंदी लिटरेचर की स्ट्रेटजी है वो आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है यार। जैसे मैं अपना कह सकता हूँ, अपना अनुभव कह सकता हूँ कि शायद ज्योग्राफी नहीं होता ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा हिंदी लिटरेचर पहले होता, तो मतलब अब तक मतलब कह सकते हैं कि सिलेक्शन कहीं न कहीं संभावना ज़्यादा बनती। क्योंकि मतलब हिंदी लिटरेचर का एक तो सिलेबस है ना बहुत ही छोटा है, ज्योग्राफी से तुलना करें तो सिलेबस बहुत ही छोटा है और मतलब मज़ेदार है, एकदम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कई कोचिंग के बहकावे में आ जाते हैं कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो कि जीएस में हेल्प करे। अब जैसे मेरा ज्योग्राफी है, तो मैं भी शुरुआत में मुझे इतना नॉलेज नहीं था या कोई मतलब सजेस्ट करने वाला नहीं था कि सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। तो इस पर ये हो गया कि मतलब ज्योग्राफी हमने भी देखा कि हाँ मतलब प्री और मेंस में हेल्प करेगा, लेकिन एक्चुअल में मतलब कितना करेगा उतना, मतलब वो सभी कर लेते हैं उसको, तो नॉन ज्योग्राफी वाला भी इजीली ज्योग्राफी कवर कर सकता है या नॉन पॉलिटिकल या हिस्ट्री वाले भी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कि सब्जेक्ट ऐसा लो जिनका मार्किंग पैटर्न अच्छा हो। जैसे इंग्लिश मीडियम में आप देख रहे हो कि एंथ्रोपोलॉजी सबसे अच्छा ग्रोविंग कर रहा है, तो जो न्यू एस्पिरेंट उनको पता होता है, वो पूरा मार्केट रिसर्च करके आते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी आजकल ज़्यादा ले रहे हैं, उसी में ज़्यादा स्कोर हो रहा है। या इंग्लिश मीडियम में PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड IR भी अच्छा स्कोर कर रहा है। तो आप देखना न्यू एस्पिरेंट जो IIT से आते हैं, IIM से आते हैं या मतलब मेडिकल साइंस से आते हैं, वो सब अपना सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो ज़्यादातर ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस एंड IR। तो कहने का मतलब है कि आप भी थोड़ा स्मार्ट बनो। हिंदी मीडियम में ये एक दिक्कत आती है कि अच्छे रिसोर्सेज या अच्छे सजेशन नहीं होते हैं। एक मतलब मायाजाल रहता है कि लोग मतलब इधर-उधर की बातें करके लोगों को फँसाए रखते हैं। तो इन चीज़ों से न्यू एस्पिरेंट को बचना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अब देखो यारो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप खुद समझदार हो, आप थोड़ा-सा इसमें अपना वाइज़ली डिसीज़न लेना। मैं किसी पर ये बात अपनी थोपना भी नहीं चाहता। ये मेरा केवल जो अनुभव है कि यूपीएससी के मैंने 4 मेंस दिए और 3 इंटरव्यू मैंने फेस किए, तो उसके आधार पर मैंने ये बातें ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप लोगों से कर ली है। तो अब देखो करना क्या है? इसके अलावा हम करना ये है कि जैसे अभी मतलब फरवरी चल रहा है ना, तो मतलब आप अगले साल लगभग जून में मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि हर साल जैसे लगभग जून के आसपास या मई लास्ट में प्रीलिम्स 2022 का होने वाला है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले अभी है ना प्री कम मेंस है ना, ठीक है? मतलब केवल प्री या केवल मेंस नहीं पढ़ना, प्री कम मेंस आपको पढ़ना है। प्री कम मेंस कैसे पढ़ना है? जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे आपको शुरुआत करनी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है कि आपको ज्योग्राफी से शुरू करना है, ठीक है? तो ज्योग्राफी से आपको जैसे जीएस में शुरू करना है, तो आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस देख लेना है कि ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर के दोनों के प्री और मेंस के क्वेश्चन पत्र भी देख लेने कि कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं।
तो सबसे पहले शुरू करना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी में आप न्यू एस्पिरेंट हो तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना कि रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। हिंदी मीडियम में कौन से रिसोर्सेज हमें प्री के लिए फॉलो करने हैं, मेंस के लिए फॉलो करने हैं। तो मैंने अच्छे लेसन इनके एनसीईआरटी के या करंट अफेयर के या बुक रिसोर्सेज के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप सिंपल ये करना है कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर मतलब बुक रिसोर्सेज से संबंधित अच्छे लेसन बना चुके हैं। इसके अलावा आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो प्री के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखना मैपिंग के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, नदियों के क्वेश्चन आते हैं, पहाड़ों के क्वेश्चन आते हैं, या मतलब जैव विविधता के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी वैसे ही पढ़नी है। और मेंस के क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो मेंस के क्वेश्चन का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो ढंग से देखना, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंस का आप ये कर सकते हो कि मेंस का जो सिलेबस है एनसीईआरटी से उतना कवर नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी से मतलब प्री का ही ज़्यादा कवर होता है, मेंस का उतना 50% मान सकते हो कि 50% ही कवर होता है। तो आप मेंस की ज्योग्राफी के लिए फिर आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने बुक रिसोर्सेज काफ़ी पहले भी बताए हैं कि मेंस के लिए मुख्य रूप से जो हो सकता है, या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। जैसे मेंस के लिए यदि आलोक रंजन के नोट्स मिल जाए, जीएस के लिए बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं, मेंस के लिए जीएस के लिए बता रहा हूँ कि आलोक रंजन के जीएस के नोट्स मिल जाए। या आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि मुन्नाल सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पर ज्योग्राफी एक मतलब काफ़ी अच्छे लेसन बनाए गए हैं, तो आप उन लेसन को फॉलो कर सकते हो। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विजन आईएएस की वैल्यूडेड नोट्स को भी ज्योग्राफी जीएस के हिसाब से पढ़ा जा सकता है मेंस के हिसाब से। प्री के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और मेंस के लिए आपको एक वैल्यूएट करना पड़ेगा, या तो किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, या कुछ वीडियो जो आपको लगता है यूट्यूब पर कोई अच्छा मतलब ज्योग्राफी पढ़ाता हो तो वहाँ से आप मेंस के कवर कर सकते हो। या आप है ना थोड़ा सा मतलब सेल्फ स्टडी को ज़्यादा वरीयता देना चाहते हो तो आप मतलब वीडियो की बजाय ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी के बाद में जो भी टॉपिक है या तो उनको गूगल करो, या मतलब यूट्यूब पर किसी ने टॉपिक वाइज आप किसी ने पढ़ाए हो तो उनके आप नोट्स बना सकते हो। ये विजन आइज के वैल्यूडेड नोट्स है, उसमें टू दी पॉइंट टॉपिक नोट्स आपको मिल सकते हैं, और ये नोट्स आपको इजीली मार्केट में किसी भी फोटोकॉपी शॉप पर इजीली अवेलेबल होंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई प्री और मेंस कैसे पढ़ना है, जीएस के हिसाब से पढ़ना है। तो जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी और प्लस जो भी बुक्स रिसोर्सेज थे वो आपने फॉलो किए। तो मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर ध्यान में रखें आपने कि प्री और मेंस के पेपर दोनों को ध्यान में रख के ही आपने पढ़ा है। ऐसे नहीं पढ़ना मतलब बिना ये देखे, बिना सिलेबस देखे, बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे आप यदि पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको मतलब कभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप पता नहीं मतलब एक मतलब बिना टारगेट के भटकते रहोगे। तो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब देखो प्री की तो बात ये होगी कि आपने प्री और कम्स मेंस साथ में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये करना है कि मेंस की थोड़ी सी आंसर राइटिंग भी करनी है। तो शुरुआती स्तर पर जब आप आंसर राइटिंग करो ना तो प्रीवियस ईयर के पेपर से एक शुरू करना, कि जैसे ज्योग्राफी की आपने पढ़ ली, आपने सिलेबस कवर कर लिया, कहीं से भी रिसोर्सेज जो भी पढ़ लिए, या हो सकता है आप लोगों ने कोचिंग भी कहीं की हो तो अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए। और उसके बाद में आप कोशिश ये करनी है कि दिसंबर तक है ना आपको ना अपने जीएस के मेंस के पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट को निपटा लेना है। मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है जनवरी तक जा सकता है, फरवरी तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फिर प्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि दिसंबर या जनवरी फरवरी 2022 तक आपको अपना मेंस का और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस को निपटा लेना है। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग भी कर लेनी है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग करनी है। अगले साल के भरोसे मत रहना कि प्रीलिम्स के बाद में आंसर राइटिंग करेंगे। बाद में दोस्तों वक्त नहीं मिलता है, बाद में इतना प्रेशर रहता है, वैसे भी मेंस के 9 पेपर आपको देने होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप जब आप साथ कर रहे हो ना तो आंसर राइटिंग जीएस की कैसे करनी है। आंसर राइटिंग जीएस की तो तब होगी आप जीएस के चारों पेपर पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आंसर जो लिखने होते हैं इंटीग्रेटेड रूप में लिखने होते हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, इन्वायरमेंट है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सभी आयाम जब मिल जाएंगे ना तो आंसर राइटिंग अच्छे से हो सकती है। तो आप ये कर लो कि जीएस के चारों पेपर आपने कर लिए। थोड़ा सा ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के आंसर राइटिंग आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हो। जैसे आपने ज्योग्राफी के सिलेबस कर लिया तो आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के पेपर को थोड़ा सा टटोल लो कि आपने जो पढ़ा है वो कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो। और या बाद में कर सकते हो कि जब आपका जीएस फेस्ट पूरा हो जाए या चारों जीएस पूरा हो जाए तो बाद में आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग करनी है दिसंबर से पहले ही हमें। मतलब इसके लिए ये भी कर सकते हो कि आप लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज है, पैसे हैं, तो आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज में निवेश कर सकते हो कि एक फुल टेस्ट सीरीज हो जो 2022 तक आपको एक लंबी मतलब मेंस की आंसर राइटिंग करवाए। तो इसमें मेरा तो एक ही सजेशन रहता है कि विजन आईएएस की जो मेंस की हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज है, फुल वाली टेस्ट सीरीज, न्यू एस्पिरेंट के लिए बोल रहा हूँ, वो अच्छी है। आप तो ये तो हमने बात कर ली एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज की कि आप मतलब जीएस की टेस्ट सीरीज कर सकते हो। बाकी ये भी हो सकता है कि आप ना
प्रीवियस ईयर के पेपर तो ढंग से लिख ही सकते हो, उनके अच्छे मॉडल आंसर बना सकते हो, या मतलब टॉपर्स की कॉपीज इसमें बहुत अहमियत रहेगी कि टॉपर्स की कॉपीज आपको ज़रूर देखनी है। कि जैसे कि आपने जो भी सिलेबस कर लिया, जीएस के आपने अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया, तो आप जब टेस्ट सीरीज करते हो या मतलब आंसर राइटिंग करते हो, तो इसमें आपको ये इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि टॉपर्स की कॉपी जरूर बात करनी चाहिए। अब टॉपर्स की कॉपीज आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप जैसे हिंदी मीडियम में विजन और दृष्टि आइस की साइट पर आपको टॉपर्स की कॉपीज मिल जाएगी, जो चाहे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की हो या जीएस की हो या ऐसी राइटिंग की हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने बात कर ली है टेस्ट सीरीज की। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि प्री कम और मेंस का सिलेबस आपको साथ में करना है, यानी अभी तक दिसंबर तक आपको ये करना है, प्री और मेंस का जीएस को एक साथ पढ़ना है, मतलब अलग अलग नहीं पढ़ना है। लेकिन दिसंबर के बाद में जैसे आपका मेंस का पूरा हो जाता है, या जनवरी तक हो जाता है, या फरवरी तक हो जाता है मैक्सिमम, उसके बाद में फुल्ली केवल प्रीलिम्स को पढ़ना है। तो ये तो बात होगी प्री और मेंस की। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर पेपर इनकी बात कर चुके हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात कर चुके हैं, और टेस्ट सीरीज की हम प्री और मेंस की बात कर चुके हैं। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी कहीं अच्छी टेस्ट सीरीज हो, जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जो भी अच्छे टीचर हो, उनसे आपको, हाँ, ये मेरी एक सलाह रहेगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में रिस्क नहीं लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग अच्छी हो सकती है, आपको मतलब पता होगा। मुझे ध्यान में नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है या कौन सी टीचर टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो वो तो आप अपने लेवल पर उसको मतलब फाइंडिंग करना। बुक रिसोर्सेज की जहाँ तक बात आती है, तो मैं अच्छे लेसन ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, अलग अलग मतलब प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सी सेट के लिए, ऐसी राइटिंग के लिए मैं ऑलरेडी इसके लेसन बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर देखना। अब बात आती है डेली न्यूज़पेपर की, कि अभी आपको डेली न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट के सामने ये समस्या रहती है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको एक पेपर है ना इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या द हिंदू पढ़ो। द हिंदू थोड़ा सा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। मतलब कुल मिलाकर बात ये कि एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे कोचिंग वाले या यूट्यूबर ये सलाह देते हैं कि मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। यार क्यों पढ़ो, कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ये इतना मैटर दे रहे हैं। लेकिन मेरी राय उनसे अलग है। मेरा अनुभव ये है कि जैसे शुरुआत में मैंने जब द हिंदू पढ़ना शुरू किया था, एक इंग्लिश का पेपर पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे सामने भी दिक्कतें थी, मेरे भी उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन समय के साथ मैंने उसको सीखा, पढ़ना सीखा। इसका एक फ़ायदा ये है कि मेंस की एग्जाम में एक इंग्लिश का पेपर लगता है ना, तो इंग्लिश के पेपर में क्वालिफाइंग की एक समस्या रहती है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को स्पेशली। तो यदि हम यहाँ से ही कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो जीएस का बहुत सारा मैटर हम यहाँ से सीख पाएंगे, दूसरा थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख पाएंगे यार, डेली बेसिस पर आप वहाँ से अच्छे इंग्लिश के वर्ड सीख पाओगे। और फिर तीसरा है कि हमारा एक टारगेट है कि एक मेंस के अंदर भी एक इंग्लिश का पेपर है, उसको भी हमें तैयार करना है। तो विशेष तौर पे मेरी एक सलाह रहेगी। साथ ही साथ इसमें एक मेरी सलाह है कि द हिंदू पेपर के जो आर्टिकल्स आते हैं, उनमें से डेली बेसिस पर आपको एक दो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि मतलब इतने अच्छे आर्टिकल और अन्य न्यूज़पेपर में मैंने नहीं देखे हैं। इंडियन एक्सप्रेस इनके लेवल का है। बाकी यदि हिंदी मीडियम के यदि मतलब न्यूज़पेपर की बात करें, तो वहाँ पर इतने अच्छे आर्टिकल नहीं जो आर्टिकल यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई बाइस नहीं हूँ कि हिंदी के प्रति बाइस हूँ। यार हमें एग्जाम निकालना है, किसी भी हालत में निकालना, और अच्छे रिसोर्सेज को पढ़ना है। तो मैं भी एक डेली बेसिस पर एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, या तो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका में से एक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उनमें जो अच्छे आर्टिकल आते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में हमें अच्छी मतलब लैंग्वेज पर भी पकड़ हासिल करनी है, अच्छे वर्ड भी हमें हिंदी में लिखने होते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर आप ये कर सकते हो कि हिंदी का पढ़ सकते हो, लेकिन साथ में आप एक इंग्लिश का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। एक दो आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ कि एक दो आर्टिकल कम से कम पढ़ने की कोशिश करो, वहाँ से इजीली कवर हो सकता है। बाकी यदि द हिंदू आपको समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम करंट अफेयर की बात करें, तो आपको मंथली मैगजीन में आपको विजन आइज की मंथली मैगजीन पढ़नी है। इसके अलावा आप बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है। डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर ऑनलाइन साइट फॉलो करना चाहते हो, तो इनसाइट आई से बेस्ट कुछ नहीं है। तो इनसाइट आईज पर डेली बेसिस पर आपको प्रीलिम्स मेंस के सबके वहाँ पे अच्छे पीआईबी के सब नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी में आजकल आने लग गए हैं, पहले इंग्लिश में था, अब आजकल हिंदी में आने लगे हैं। यहाँ से आप डेली बेसिस पर प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हो। और मंथली मैगजीन आपको हम बात कर चुके हैं कि विजन आईएएस पढ़नी है। इसके अलावा मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करने हैं। जैसे आपने मंथली मैगजीन, तीन तीन मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। सिंपल ये है कि एक मैगजीन फॉलो करनी है, एक साइड डेली बेसिस पर फॉलो करनी है, और करंट अफेयर में एक दो न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर देख सकते हो। तो यहाँ पर बात होगी मेंस के आंसर राइटिंग की। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन चिंता मत करना, शुरुआती स्तर पर थोड़ा सा दिक्कत होगी। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जब एक बार सिलेबस हो जाए ना, पहले स्तर पर क्या हो सकता है, एक दो क्वेश्चनों की आदत डालो। जब आपका लगभग जीएस का चारों पेपर आपने निपटा लिए, तो बाद में थोड़ा सा पाँच पाँच क्वेश्चन, दस दस क्वेश्चन या पूरा पेपर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो। और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। यूट्यूब पर है ना खूब टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखो, जिन्होंने मतलब अच्छे अलग अलग पेपर में अच्छे अंक हासिल किए, तो उनकी स्ट्रेटेजी देखो कि उन्होंने क्या किया था, किस प्रकार अपनी आंसर राइटिंग की थी, किस प्रकार आंसर राइटिंग में नवाचार किया था। तो आप वो कर सकते हो।
और हम बात करेंगे साथ में कि इंटरव्यू की हम साथ में बात करेंगे कि आपकी अब यूपीएससी की तैयारी का आपने सोच लिया है, आईएएस बनने का आपने सोच लिया है, तो मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी साथ साथ होनी चाहिए। ये मेरा 3 बार का अनुभव है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस के एग्जाम जब रिजल्ट आता है उसके बाद में करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और ये समस्याएं मैंने भी फेस की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब ये समस्याएं फेस नहीं करो, अपनी मतलब एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में आप निकालने की कोशिश करो। निकलता है, मतलब मोटिवेट होकर यदि एक सही रणनीति के साथ आप तैयारी करते हो तो पहले अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकलता है। बहुत से हिंदी मीडियम में भी ऐसे एस्पिरेंट है जिनका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकला है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि मतलब जैसे इंटरव्यू का एक से आप सिलेबस देखना कि नोटिफिकेशन में इंटरव्यू का भी सिलेबस आता है, उस सिलेबस की वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लो कि यूपीएससी इंटरव्यू में क्या चाहता है। वहाँ पर उन्होंने 15 पॉइंट बोल रखे हैं कि इंटरव्यू में उनको कैसे एस्पिरेंट चाहिए। जैसे वहाँ पर लिख रखा है कि आपका वो मेंटल कैलिबर चेक करेंगे, आपकी मानसिक क्षमता चेक करेंगे, आपकी सोशल मतलब आपकी भावनात्मक समझ कैसी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आप में निडरता है कि नहीं, आप साहस है कि नहीं, निर्णय लेने की आप में क्षमता है कि नहीं। ऐसे 10 15 20 पॉइंट इंटरव्यू के सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनको ढंग से वॉच कर लो और अपनी पर्सनैलिटी में उनको धारण करना शुरू कर दो। मतलब यदि आप बोलने में मतलब शर्माते हो तो अब निकल जाओ यार बाहर, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करो, डिबेट भी आप कर सकते हो। तो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं होगा कि प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, उसके बाद में हम पर्सनैलिटी सुधारने लगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। 3 बार इंटरव्यू तक मैं भी पहुंचा हूँ। अब फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं हम मतलब हम इंटरव्यू की तैयारी बाद में करते हैं। तो अभी से मतलब लेकर चलना है। ये मेरी एक विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को सलाह होगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को भी वॉच करो, सिलेबस को देख लो, उसमें जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग अपने सुधार कर लो। और मतलब कहने का मतलब है जो भी आईएएस बनने के लिए पर्सनैलिटी की आवश्यकता होती है उनमें अपने आप में एक चेंजिंग लेके आओ। अपनी मतलब जो थिंकिंग पावर है उसको मतलब थोड़ा तार्किक बनाने की कोशिश करो। मतलब नेगेटिव जो सोच है उसको बाहर निकाल दो। हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो वो आप लोगों के इजीली समझ में आ सकता है सिलेबस देख के। इसके अलावा ये मतलब तैयारी बहुत लंबी होती है ना, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, कभी मेंस में फेल हो रहे हैं, कभी मतलब फाइनल स्टेज पर जाकर फेल होते हैं। और इससे ज़्यादा मतलब दोस्तों कौन बता सकता है कि मैं भी 3 बार इंटरव्यू तक फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, 4 बार मेंस दिया मैंने। लेकिन फाइनल जब नहीं होता तो दुख तो होता है। लेकिन ये एग्जाम ही ऐसी है कि यहाँ पर सबका नहीं होता है। मतलब एक अच्छा बहुत भयंकर कंपटीशन है, यहाँ पर सबका नहीं होता। जो बेस्ट होते हैं वही निकल जाते हैं। अब हमारे में जो कमियाँ होती हैं उनको हम सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप मतलब एकदम मोटिवेट रहना है। आपको मतलब काम और कंपोज रहना है हमेशा। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि मेरा एक ना एक दिन होगा। समस्या आ सकती है कि हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी में कमी रही हो, या हमारे रिसोर्सेज अच्छे नहीं हो, या मतलब थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अपने आप को रेगुलर मोटिवेट बनाए रखना है। और आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता आपको। मतलब किसी बाहरी मतलब मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप के अंदर ये विचार डाल लो कि जब मुझे बनना है तो और इसमें जितनी भी कठिनाई आएगी, कोई भी कठिनाई क्यों नहीं आए, मैं इन कठिनाइयों को बाधा को पार करूंगा। पेशेंस बनाए रखना है, डेडिकेट हमेशा रहना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने टारगेट तो ले लिया, हवाबाज की तरह नहीं बनना है कि आई समय बनना है, जब बनेंगे वो ऐसा नहीं होता। रेगुलर डेडिकेशन आपको पढ़ाई करनी होगी। मतलब यदि एवरेज माने तो 6 से 8 घंटे आप रेगुलर निकाल पाओ अपने सपनों के लिए, तो इसमें इजीली आप मतलब 1.5 2 साल में आईएएस बन सकते हो। अपने सिलेबस को कवर करके इजीली मतलब आपके सपनों को पूरा कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखनी है, हैप्पीनेस को मतलब हमेशा ऊंचा रखना है कि तनाव लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, खुशी के साथ पढ़ना है। आप मतलब 8 10 घंटे पढ़ के मतलब आप इंजॉय कर सकते हो। खेलना मतलब अच्छा रहता है। आप अपनी हॉबीज यूपी से इंटरव्यू में एक हॉबीज का भी एक अच्छा रहता है कि आपकी हॉबीज कौन सी है। आप मतलब पढ़ाई के अलावा अन्य काम क्या करते हो, आप खेलना पसंद करते हो, या मतलब और भी आपके मतलब पेंटिंग बनाना पसंद करते हो, जो भी आपकी हॉबी है, योगा वगैरह सब इनको ना रखना। और योगा की मेरी सलाह होगी कि आप योगा ना, ये पढ़ाई अपनी क्या होता है, मतलब इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम हो सकता है किसी की वजह से हम एंजाइटी फील करें, तो आपको ये कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पर आप है ना अपनी एक्सरसाइज है ना और योगा वगैरह ना अपनी रूटीन में लेकर आओ। ये भी मतलब काफ़ी मतलब आपको लाभदायक होगा। इंटरव्यू में भी आपको एक मानसिक मजबूती प्रदान करेगा, एक मतलब भावनात्मक समझ आपकी अच्छी विकसित करेगा, तो उसको भी आपको शामिल करना है। तो कुल मिलाकर हमने 2022 के लिए एक अच्छी रणनीति पर बात करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, कि अन्य क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका मैं जवाब देना यहाँ पर मतलब पसंद करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि आप ना कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमारे ये सवाल है, तो मैं हर एक सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा और कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। और कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों की ज़्यादा डिमांड होगी, यदि ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लाइव सेशन करें कोई, तो हम एक यूट्यूब पर लाइव सेशन भी कर सकते हैं, ताकि आमने सामने होकर हम ज़्यादा जवाब दे पाएँ। तो कोशिश ये करेंगे, एक कभी मतलब ज़्यादा डिमांड होती है तो मैं कोशिश करूँगा एक लाइव सेशन करूँ, और जो भी आपको लोगों के सवाल है उनको लाइव ही एड्रेस करूँ। तो कुल मिलाकर ये रणनीति थी।
और लेसन पसंद आए तो इनको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपको कोशिश करनी है कि आपको आज ये ना ये लेसन ये मतलब अपने 10 दोस्तों को शेयर करना है, उनको बोलना है कि इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? क्योंकि मैं लगातार ये प्रयास करता रहूँगा कि आप लोगों को अच्छे लेसन आए और आप चाहते हो कि अच्छे लेसन मैं लगातार बनाता रहूँ, तो आप लोगों की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि लगातार मुझे मोटिवेट करो, लेसन को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।